अब अगला टॉपिक करेंगे साझेदारी की सीमाएं। सीमाएं के अंदर हमारे पास फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है, असीमित दायित्व है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व का मतलब जिसकी सीमा नहीं होती, ठीक है। कि इसके अंदर असीमित दायित्व का मतलब हो गया कि अगर कोई साझेदारी फर्म है, उसके अंदर अगर मान लो कि देनदारी क्या हो, ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर देनदारी ज़्यादा होती है उसके संपत्ति से, ठीक है, अगर उनकी देनदारी ज़्यादा होती है उनकी संपत्ति से, तो उन सबको क्या करना पड़ता है, भुगतान क्या करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से करना पड़ सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से उनको क्या करना पड़ता है, पैसे का भुगतान करना पड़ता है। और अगर मान लो कि कोई ऐसे मान लो कि ये कंडीशन आ जाए कि कोई व्यक्ति के पास, जैसे मान लो कोई साझेदार है, वो क्या है, अधिक धनी है, मतलब अधिक पैसे वाला होता है, तो उस समक्ष में क्या होता है कि अगर मान लो कि साझेदारी फर्म के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो उस समक्ष में क्या होता है कि जो धनी साझेदार होता है उसको क्या करना पड़ता है, उन सब का क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक साझेदार का क्या होते हैं, साझेदारी फर्म के अंदर क्या होता है कि साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। कि अगर उनकी क्या हो जाए कि उनके पास संपत्ति कम है और पैसे लेने वाले क्या ज़्यादा होता है, तो उनका क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से भी लाना पड़ सकता है। और कई बार कंडीशन ये हो जाए, मान लो कि जैसे मान लो कोई साझेदार है, वो क्या है, धनी है, थोड़ा पैसे वाला होता है, तो उसे क्या करना पड़ता है कि साझेदारी फर्म में अगर कोई जो अन्य साझेदार है वो भुगतान करने में क्या है, सक्षम नहीं होते हैं, तो उस समक्ष में क्या होता है कि जो धनी साझेदार रहता है उसे क्या करना पड़ता है, ऋणों का क्या करना पड़ सकता है, भुगतान करना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, असीमित दायित्व है, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारे पास कंडीशन आते हैं सीमित साधन। सीमित साधन, देखो सीमित साधन के अंदर क्या होते हैं कि सीधी सी बात है कि कोई कुछ लिमिट में जो संसाधन होते हैं, जैसे मान लो फर्म को चलाने के लिए मशीन हो गया, या फिर जो फर्म की जैसे मान लो जगह हो गई, या फिर कोई भी जो संसाधन है जो व्यवसाय को संचालन के लिए चाहिए, तो सीमित का मतलब थोड़ा लिमिट के अंदर हो गया। क्यों होता है, रीजन क्या होता है कि साझेदारी फर्म के अंदर क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, कम होते हैं। सीधी सी बात ये कि साझेदारी फर्म के अंदर सदस्य क्या होते हैं, 2 4 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते कभी, मतलब कंडीशन कम कंडीशन में उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है कि उनके सदस्य कम होते हैं, इस कारण है कि उनकी पूंजी भी क्या लगाई होती है, वो क्या होती है, कम होती है, मतलब अपर्याप्त होती है। उनकी जो पूंजी लगाई होती है वो क्या होती है कि जो साधन उनको जिस तरह के चाहिए, मान लो कि व्यवसाय को जो चलाने के लिए क्या चाहिए, उनकी पूंजी जो लगाते हैं, तो उनकी पूंजी क्या हो जाती है, शॉर्ट पड़ने लग जाती है, मतलब कम होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यवसाय का क्या होता है, विस्तार क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। कम होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि साझेदार के अंदर क्या होते हैं, एक तो साझेदार मान लो कि 2 है या 3 है या 4 होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, पूंजी भी क्या होती है उनके अकॉर्डिंग लगती है। फिर जैसे मान लो कि 5 लाख लग गई, मान लो दोनों साझेदारों ने 5 लाख रुपए, लेकिन व्यवसाय को जैसे मान लो थोड़ी स्तर को सुधारने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, 7 लाख पूंजी की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, साझेदार के पास क्या होते हैं कि इनको ये इतनी पूंजी नहीं ला सकते। अगर ये इतनी पूंजी ले आए तो उनका व्यवसाय क्या है, थोड़ा सही ढंग से मतलब थोड़ा वृद्धि करने लग जाए, लेकिन ये इतनी पूंजी नहीं ला सकती क्योंकि उनके पास है ही इतने पैसे, तो वो कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि साझेदारी के कारण पूंजी क्या होती है, अपर्याप्त होती है, शॉर्ट पड़ जाती है। शॉर्ट होने के कारण क्या होता है कि व्यवसाय क्या चलता है, थोड़ा कम चलने लग जाता है, मतलब विस्तार क्या होता है उसका कम होता है या फिर होता ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर कंडीशन की। थर्ड नंबर कंडीशन है परस्पर विरोध की संभावना। परस्पर विरोध की संभावना से क्या मतलब है, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक लास्ट में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था ना, संयुक्त हिंदू परिवार वाला पढ़ा था ना, संगठन। इसके अंदर हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, एक कंडीशन ऐसी पढ़ी थी, परस्पर विरोध की कंडीशन पढ़ी थी। उस कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो संयुक्त साझेदार होता है, जो संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर जो संगठन के अंदर जो कर्ता होता है, मेन लीडर, वो क्या होता है कि उसको पूरा क्या होता है, संचालक करता है उसका। तो उसके दायित्व कई बार क्या होते हैं कि जो वो क्या निर्णय लेता है, तो उसके निर्णय कई बार क्या होते हैं कि वो जो उनके जो सदस्य होते हैं वो नहीं मानते, तो जिस वजह से क्या होता है उनके ऊपर क्या हो जाता है,
विरोध हो जाता है। तो वही कंडीशन ये होती है कि साझेदारी फर्म के रूप में अंदर क्या होता है कि साझेदार जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डिवाइडेशन किया होता है। साझेदारी के अंदर हर चीज़ का क्या किया जाता है, संचालन में व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए इनको क्या किया जाए, डिवाइडेशन किया जाता है कि भाई ये आपके निर्णय। तो उस जो निर्णय लेते हैं कई बार क्या होते हैं कि साझेदारों को क्या होते हैं वो निर्णय मंजूर नहीं होते, कई बार अच्छे नहीं होते निर्णय, जिस कारण क्या होता है कि कुछ मामलों में क्या होता है उनके साझेदार जो निर्णय लेते हैं वो क्या होते हैं, उनको जो अन्य साझेदार हैं उनको क्या होते हैं, पसंद नहीं आते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है उनको उनके मन में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। मतभेद का मतलब क्या, कोई ना कोई विवाद हो जाता है और क्या होता है, साझेदारी क्या होती है उससे भंग हो जाती है, ठीक है, अपनी स्वयं से भंग हो जाती है। या फिर क्या हो जाता है कि कोई जैसे मान लो कि साझेदार क्या होता है कि उनका कोई भी निर्णय लेता है, मान लो कोई भी जैसे मान लो निर्णय लिया, अगर वो निर्णय सही नहीं हुआ तो साझेदारी को क्या इस चीज़ का क्या होगा, वित्तीय स्थिति के अंदर क्या करना पड़ता है, इसका वित्तीय स्थिति क्या हो जाती है, कोई निर्णय मान लो कि उन्होंने गलत ले लिया, जिससे क्या हो जाती है कि व्यवसाय की मान लो कि वित्तीय स्थिति है वो क्या हो गई, खराब हो जाती है। तो जिसके कारण इस कारण क्या होता है कि परस्पर विरोध की क्या होती है, संभावना होती है कि जो निर्णय साझेदार लेते हैं वो कईयों को क्या होते हैं, मंजूर नहीं होते हैं, मतभेद हो जाता है आपस में, कोई ना कोई विवाद हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि साझेदारी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। या फिर उससे क्या होता है, उन निर्णय से क्या होती है कि व्यवसाय की स्थिति क्या होती है, वित्तीय स्थिति क्या हो जाती है, खराब भी हो सकती है, ठीक है। 4th नंबर हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर, निरंतरता की कमी। निरंतरता की कमी, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ते हैं कि अगर कोई साझेदारी फर्म होती है तो वो क्या होती है कि कोई साझेदार की मान लो क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमने लास्ट कंडीशन ये पढ़ी थी कि या तो क्या कर लेते, उसकी जगह वो मतलब अपने आप से सहमति से क्या कर सकते हैं, दूसरा साझेदार ला सकते हैं। अगर मान लो कि दूसरा साझेदार कोई भी नहीं हो तो उस समक्ष में क्या हो जाता है कि अपनी स्वयंचा से क्या कर सकते हैं, आपसे सहमति से क्या कर सकते हैं। मान लो कि कोई साझेदार, तीन साझेदार है मान लो ए और बी और सी। मान लो कि ए की या तो क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या क्या हो जाए, ए छोड़ना चाहता है, ठीक है, कि वो अवकाश ग्रहण लेना चाहते हैं। तो या तो क्या कर सकते हैं, दोनों के पास दो कंडीशन होती है जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि या तो ये क्या कर लेते हैं, एक नया साझेदार अपने उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे मान लो डी को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर डी क्या उन दोनों से क्या सहमत नहीं होता तो ए और सी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अब हमारे पास साझेदार कितने बच गए, ए और सी। ये दोनों साझेदार होते हैं, पार्टनर क्या होते हैं कि आपसी सहमति से क्या कर सकते हैं, साझेदारी को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर आपसी सहमति है इनके तो ये क्या करते हैं, साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट है जनसाधारण में विश्वास की कमी। 5th नंबर पॉइंट है हमारे पास जनसाधारण में विश्वास की कमी। देखो, जनसाधारण में विश्वास की मतलब लोग, आम लोग। जनसाधारण का मतलब हो गया आम लोग। आम लोग के अंदर क्या हो जाती है कि साझेदारी फर्म में वित्तीय सूचनाएं या कोई अन्य जैसे वित्तीय सूचनाएं या कोई अन्य संबंधित क्या होती है, जानकारी क्या होती है, मान लो कि वो अगर गवर्नमेंट कानूनी रूप से शो करने की क्या होती है, उनको आवश्यकता नहीं होती, जिस कारण क्या होता है कि लोगों की क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया है कि साझेदारी फर्म के अंदर जो हमने पढ़ा था कि उनको जो अपने आंकड़े होते हैं या फिर वित्तीय स्थिति होती है या पुस्तकें होती है, वो पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या कि उनको शो करने की आवश्यकता नहीं होती। तो लोगों को क्या होता है कि उनकी जो फर्म है मान लो कोई भी, तो उस फर्म के अंदर उनकी वित्तीय स्थिति का क्या है, पता नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर उनकी अच्छी है तो लोगों को पता नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, अविश्वास की भावना होती है कि कहीं ये माल सही देता है या नहीं देता। अगर उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो दूसरे उनको माल भी देते हैं या फिर माल लेते हैं। तो लोगों को अगर पता नहीं होता कि इसकी वित्तीय स्थिति क्या होती है, अच्छी नहीं है, उनको पता नहीं होता, जिस कारण क्या होता है कि आपस में क्या हो जाता है, विश्वास में क्या होता है, उनको जो जनता होती है, लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उस संस्था पे क्या होता है, विश्वास नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट। पहला हो गया असीमित साधन का, हमने पढ़ लिया कि अगर मान लो कि संस्था के साझेदारी फर्म के अंदर क्या हो कि जो साझेदारों की संख्या को, जो साझेदार होते हैं उनके अगर दायित्व क्या, उनकी संपत्ति से क्या हो ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, खुद से क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है।
और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर उनमें से क्या कोई धनी साझेदार है, ठीक है, तो उसको भी उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, पूरा पेमेंट करना पड़ सकता है। सीमित साधन का बता दिया कि अगर मान लो कि साझेदार की पूंजी के कम सदस्य होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उनकी पूंजी भी क्या होती है, कम होती है, और वो जो साधन होते हैं उनको क्या करते हैं, नए साधन को नहीं खरीद सकते, और उनका विस्तार भी क्या होता है, कम होता है। परस्पर विरोध संबंध का मतलब है कई बार साझेदारों के मन में क्या हो जाता है, विरोधाभास होता है। कई अगर ए साझेदार ने जो निर्णय लिया वो बी साझेदार को अगर मंजूर नहीं होता, जिससे क्या हो सकती है, साझेदारी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। निरंतरता की कमी को मैंने बता दी, या तो कोई साझेदार क्या हो जाए, अवकाश ग्रहण कर ले, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो साझेदार क्या होते हैं, आपसी सहमति से क्या होते हैं, साझेदारी को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और जन साधारण का मैंने अभी बताया था कि अगर मान लो कि लोगों को उनकी वित्तीय स्थिति का, मान लो कि संस्था की वित्तीय स्थिति का अगर पता नहीं होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, विश्वास की क्या होती है, उनके कमी होती है। अगला टॉपिक करते हैं हम साझेदारों के प्रकार, ठीक है। साझेदारों के प्रकार के अंदर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमने ले लिया सक्रिय साझेदार। सक्रिय का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करता है, कार्य करने वाला। जो साझेदार क्या होता है कि जो साझेदार क्या होता है, अपनी पूंजी को भी लगाता है, ठीक है, और व्यवसाय का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, और वो जो कार्य होते हैं, जो व्यवसाय के कार्य होते हैं, वो दिन क्या करते हैं, सक्रिय साझेदार कौन सा होता है, जो दिन प्रतिदिन करता है। दिन प्रतिदिन क्या करता है, प्रतिदिन क्या करता है, जो संस्था के कार्य होते हैं उनको दिन प्रतिदिन रूप से क्या करता है, वो क्या होते हैं, सक्रिय साझेदार होते हैं। जो परमानेंट क्या होते हैं, कार्य करते हैं, वो पूंजी को भी लगाते हैं, प्रबंध भी करते हैं, लाभ आने में क्या करते हैं, अपने बांटते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार और सक्रिय साझेदार में इतना ही डिफरेंस है कि सक्रिय साझेदार होते हैं वो प्रतिदिन डेली रोटेशन में क्या करते हैं, व्यवसाय को क्या करते हैं, संभालते हैं। लेकिन निष्क्रिय साझेदार क्या होते हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, साझेदार में नहीं, संस्था के अंदर जो बिजनेस है उसके अंदर नहीं जाते, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि व्यवसाय में जो कार्य होते हैं, मान लो कि वो नहीं जाते, नए वो कार्यों में क्या लेते हैं, जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनके अंदर नए तो क्या लेते हैं, वो कोई भी अपना रोल नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि वो दिन प्रतिदिन की अगर वो संस्था के जो कार्य हैं उनके अंदर जो मतलब अपना रोल नहीं लेते, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो क्या होते हैं, पूंजी नहीं, ये क्या करते हैं और सारी की सारी चीज़ें करते हैं, सिर्फ दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में अपना भाग नहीं लेते। बाकी ये क्या करते हैं, अपने फर्म में क्या करते हैं, पूंजी भी लगाते हैं, लाभ आने भी बांटते हैं, कोई दायित्वों का भुगतान करना भी उनको क्या होता है, दायित्वों का भुगतान भी करना जरूरी होता है, और सारी की सारी प्रबंध भी करते हैं, सारी की सारी क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो सक्रिय साझेदार होते हैं वो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को क्या करते हैं, मतलब डेली भाग लेते हैं, और ये साझेदार क्या होते हैं कि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को भाग नहीं लेते, और बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जो सक्रिय साझेदार करते हैं वो करते हैं। जैसे मान लो कि पूंजी लगाना है, या फिर प्रबंध करना है, या लाभ हानि बांटना है, या ऋणों का भुगतान करना है, ये सारी की सारी चीज़ें निष्क्रिय साझेदार करते हैं। थर्ड नंबर हम लेते हैं टॉपिक गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार का मतलब क्या हो गया, गुप्त का मतलब क्या हो गया, छुपा हुआ। साझेदारी के अंदर क्या होते हैं, कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि फर्म के अंदर क्या कर लेते हैं, मतलब पैसे जो प्रबंध के अंदर पूंजी लगाते हैं, लाभ आने में भी हिस्सा लेते हैं, ऋणों के भुगतान के लिए भी क्या होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि आम जनता के लोग हैं ना, आम जनता है, उनको इनके इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता कि ये फर्म का क्या है, साझेदार है, ठीक है। जो गुप्त साझेदार होता है, जो वो क्या होता है कि आम जनता के अंदर उसका कभी भी पता नहीं चलता कि ये फर्म का क्या है, साझेदार है या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसका सिर्फ पता कौन लगते हैं, जो विशिष्ट साझेदार होते हैं, जो फर्म के जो विशिष्ट सदस्य होते हैं, जो साझेदारी के रूप में लिए हुए होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है कि ये फर्म का साझेदार है या नहीं। और बाकी ये क्या करता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे मान लो कि वो अपने पैसे भी लगाता है, पूंजी भी लगाता है, प्रबंध भी करता है, लाभ आने में हिस्सा भी लेता है, ऋणों का भुगतान करना, सभी चीज़ों में क्या है, ये अनिवार्य है। बस सिर्फ वो क्या होता है, लोगों को उनके बारे में, जनता को उनके बारे में क्या होता है, पता नहीं होता। अब अगला फोर्थ नंबर है नाममात्र का। नाममात्र का साझेदार। नाममात्र के साझेदार से सिर्फ नाम से मतलब हो गया कि वो क्या करवाता है, सिर्फ अपना नाम यूज करवाता है, ठीक है। देखो नाममात्र के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जिसका नाम का प्रयोग फर्म करती है, सिर्फ उसका, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है,
वो अच्छा है, उसका रेपुटेशन है, या फिर उस समाज में क्या उसकी पहुंच है, तो साझेदार क्या करते हैं, उसके अंदर सिर्फ नाम का यूज़ करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति हमारे क्या है, साथ में है, तो साथ में है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में कहते हैं वो फर्म में क्या करते हैं, न तो फर्म में पूंजी लगाते हैं, न फर्म में लाभ आने की क्या करते हैं, हिस्सा देता है, ठीक है। और जो क्या होते हैं कि ये जो नाममात्र का साझेदार सिर्फ नाम का रहता है कि मान लो कि हम 3 साझेदार हैं और चौथा व्यक्ति है, जैसे मान लो वो अच्छा रेपुटेशन आदमी है जिसकी समाज में क्या अच्छी पहुंच है, तो साझेदार क्या करते हैं, उसका नाम का यूज कर लेते हैं हाँ कि वो हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि फर्म में न तो पूंजी लगाते हैं, न फर्म में क्या करता है मैनेजमेंट करता है, न लाभ हानि क्या करता है बांटता है, और न ही क्या करता है ऋणों का भुगतान करता है। वो सिर्फ क्या करता है, ऋणों का भुगतान क्या कर सकता है, तीसरे पक्ष के रूप में कर सकता है। तीसरे पक्ष का मतलब हो गया कि ए और सी दो, मान लो कि दो इसने क्या किया, इसके ऋण दिया है, ठीक है। तो जब ये ऋण इसको नहीं देगा तो ये क्या करे, अगर इसको ऋण नहीं देता है तो वो एक तीसरे पक्षकार जो बीच मीडिएटर बोलते हैं, मीडिएटर कौन है इसका, वैसे मान लो बी है, तो ये क्या करेगा, बी के पास जाएगा कि भाई हमें ए से क्या करो, ऋण दिलवाओ। तो ये क्या करता है कि जो नाममात्र का साझेदार होता है वो क्या करता है, तीसरे पक्ष का कार्य करता है कि मान लो कि 2 फर्मों के अंदर आपस में लेन देन हुए, ऋण दिए हुए हैं, अगर फर्म भुगतान नहीं करती तो वो तीसरे पक्ष में रूप में आके और फर्म की जो मान लो कि जो ऋण होता है उनका भुगतान करवाता है, खुद नहीं करता, ठीक है। 5th नंबर है इसके अंदर हमारे पास बंधन साझेदार। विबंधन साझेदार क्या होता है कि वो साझेदार जो लोगों को क्या करवाता है, एहसास करवाता है, जो जनता होती है या फिर जो आपस में संस्था वाली होती है उनको एहसास कराता है कि मैं फर्म का क्या हूँ, साझेदार हूँ। ये क्या कराता है लोगों को, मतलब ये मतलब एहसास का मतलब जो आचरण है, स्वभाव, बोलने का तरीका, या फिर कोई सी भी जो व्यवसायिक एक्टिविटीज है उसके अंदर ये एहसास करवा देता है कि हाँ ये इस फर्म का क्या है, साझेदार है इन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विबंधन साझेदार कहते हैं। ये फर्म के अंदर क्या करता है कि ये फर्म का साझेदार होता है, ऐसे फर्म के साथ ऋणों का भुगतान करने के लिए भी क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। ये साझेदार क्या होते हैं, विबंधन साझेदार क्या होते हैं कि ये क्या कहते हैं, फर्म के अंदर जो बाहरी लोग होते हैं उनको सिर्फ एहसास करवाते हैं कि हाँ मैं फर्म का साझेदार हूँ, ठीक है। ये नए पूंजी लाते हैं, नए व्यवसाय का क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, लेकिन ये ऋणों का भुगतान करना इनको लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये क्या होता है, विबंधन। नंबर 6 पे बात करते हैं हम, प्रतिनिधि साझेदार। देखो प्रतिनिधि साझेदार के अंदर क्या डेफिनेशन है कि ये साझेदार क्या होते हैं, जानबूझ के लोगों को एहसास करवाते हैं कि मैं क्या हूँ, फर्म का साझेदार हूँ, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, लोगों को एहसास कराते हैं कि मैं फर्म का साझेदार हूँ, लेकिन एग्जिट में ये क्या होता है, फर्म का साझेदार नहीं होता। न ये पूंजी लगाता है, न ये फर्म का प्रबंध करता है, न लाभ हानि बांटता है, और न ऋणों का भुगतान करता है। ये वही ऋणों का भुगतान करता है जो क्या कहा है कि इसका प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि बी क्या है, एक प्रतिनिधि साझेदार है, ठीक है। ये क्या करवाता है कि सी से क्या करवाता है, ऋण दिलवाता है ए को, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस टाइप के, अगर ये क्या करता है, मीडिएटर के रूप में क्या करता है कि ऋण दिलवाता है, ये खुद गारंटी लेता है कि ना भाई, सी को बोलता है कि तू ए को ऋण दे दे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मैं उसका क्या करूंगा, भुगतान करूंगा। तो इस टाइप के अगर ऋण लेता है, प्रतिनिधि करवा के दूसरों से क्या करता है, ऋण लेता है, तो इस ऋण में क्या करता है कि इसकी जिम्मेदारी होती है, अगर ए ऋण इसको नहीं देता, सी को ऋणों का भुगतान नहीं करता, तो उस समक्ष में क्या करना पड़ता है, बी को क्या करना पड़ता है, ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे साझेदारी के प्रकार हैं।